Hello and welcome back, friends. I'm back with a new video, and this video will be dedicated to the GATE preparation strategy for self-study students basically, and some part of it will be covered for coaching going students. So this was the most asked question कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, what should be the strategy और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो प्रैक्टिस स्ट्रेटजी में ही छुपा हुआ है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पहली चीज़ आपको कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया नहीं होगा, और फाइनल डे जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कमी महसूस होगी अपनी तैयारी में। वो एक्चुअली बहुत ही रेयर केस में कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी कमज़ोर होती है, लेकिन 90% केसेस में वो प्रैक्टिस की कमी होती है। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ बताने के साथ साथ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किसी भी सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस किया जाए तो कैसे। तो उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ प्लान किया कि देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर, देयर शुड बी अ प्रॉपर वे ऑन विच अकॉर्डिंग टू विच वी शुड प्रैक्टिस द गिवन सिलेबस, द गिवन क्वेश्चंस विच आर बीन आस्क्ड बाय गेट एंड ऑल, सो दैट फाइनल डे हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। खासकर इस स्टेटमेंट का तो बिल्कुल नहीं कि हम में प्रैक्टिस की कमी थी, क्योंकि फ्रेंड्स फाइनली रीज़न एक्सक्यूज कुछ भी आ जाता है, लेकिन हमारा समय तो गया ना, हमारा साल तो वेस्ट हो गया। अब हम कुछ भी रीज़न देते रहे, डजंट मैटर। तो हाउ टू प्रैक्टिस द इनिशियल फेज आज का टॉपिक है, एंड अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस वो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो है। तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए इनिशियल फेज़ में। एक्चुअली फ्रेंड्स, इनिशियल फेज़ लिखने का मेरा सबसे बड़ा एम यही था कि प्रैक्टिस दो तीन वैरायटी में होनी है, प्रैक्टिस के दो तीन फैशन होंगे। तो जो इनिशियल फेज़ का प्रैक्टिस है वो रिग्रेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली वो जो टाइम होता है इनिशियल फेज़ का, वो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में लगाना होता है। तो अगर आप शुरू से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं समझ में आता। कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट की फील नहीं आई है, आप कॉन्सेप्ट समझे नहीं हो, आप खुद से मैनिपुलेट करके नई डेफिनेशन नहीं दे सकते हो जो कि 110% सही हो कॉन्सेप्ट की, तब तक प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं है। तो इनिशियल फेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, आपने पढ़ लिया, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में या फिर घर में, वॉट एवर मैथड यू आर अडॉप्टिंग फॉर स्टडीज़, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें कैसे। सो फ्रेंड्स, इसके लिए पहला पॉइंट ये लिखना चाहूँगा कि जो हमारा वीडियो पिछला आया था उससे कंटिन्यूटी में आप प्रैक्टिस को कैसे ऐड अप करें। सो फर्स्ट जो रहेगा कि नोट्स प्लस बुक्स प्लस सिलेबस, ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो मैंने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि यहाँ से तो आपको शुरू करना है। अब जब आपने ये सब फॉलो कर लिया या उन सब चीज़ों को फॉलो कर लिया जो मैंने उस वीडियो में बताई थी, उसके बाद बात आती है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की। अप्लाई कॉन्सेप्ट हमारा होगा जब हम किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब जनरली गलती क्या हो जाती है हमसे, हम प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फॉर द इनिशियल फेज कर नहीं पाते हैं। हम गलत सवाल को गलत मोमेंट पे लगाते हैं। गलत सवाल इन द सेंस कि वो सवाल आपको उस वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड सम मोर ग्रूमिंग, you need some more polishing with your concept, with your facts which you have learned. Then only you should go for those tough questions which are being asked in conventional kind of papers. हमसे गलती ये हो जाती है कि हम जल्दी से जल्दी करने के चक्कर में गलत क्वेश्चन उठा के अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, हमें पता ही नहीं है कि हम बेसिकली उठाएं क्या, कहाँ से हम पहला स्टेप रखें प्रैक्टिस की फील्ड में कि हमको हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाए, कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता जाए, और फाइनली जब हम अपनी बुक्स क्लोज करें तो दिल में एक सेटिस्फैक्शन हो कि यस आई हैव लर्न समथिंग, यस आई हैव अप्लाइड दैट थिंग, एंड फाइनली आई लर्न समथिंग। मैंने उस चीज़ को सीख लिया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद
जब आप ये 3 चीज़ से अपनी कॉन्सेप्ट को सही कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो आप सीधा इसको पकड़ के आएंगे सेकंड पॉइंट पे। ये चीज़ है सेकंड पॉइंट की कि यूज़ एंड सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ बुक, या फिर बेसिक के साथ मैं ऑब्जेक्टिव भी लिख दूं, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉब्लम्स गिवन इन द बुक। वाई? बिकॉज जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप वैसे समझिए ना कि आपने नया नया चलना सीखा, तो क्या आप पहले ही दिन चलने के आप साइकिल उठा लेते हैं? नहीं। आप चलने के बाद पहले तो कई दिन चलने की कोशिश करते हैं। अब उसमें जब आपको लगने लगता है कि यस अब आप कॉन्फिडेंटली कदम आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप दौड़ना शुरू करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप जब दौड़ने लग जाते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आता है। अब आप साइकिल से अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। जब आप साइकिल से चलने लगते हैं तो फिर आप अगले स्टेप को जाते हैं। आप पहले ही दिन चलने जिस दिन आपने चलना सीखा, अगले ही दिन आप साइकिल पे नहीं बैठ जाते हैं। बस बिल्कुल वैसे ही चलना है। टाइम हमारे पास सफिशिएंट है, क्योंकि जितना सिलेबस है वर्सेस जो टाइम है, अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो बहुत अच्छे से उसका आउटपुट लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यूज एंड सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स गिवन इन द बुक। ये कहाँ होती हैं? ये जनरली अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होती हैं। और साथ ही साथ जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का एक अलग ही, मैंने भी जब पढ़ाई की थी तो मेरे को भी दिखता था, एक अलग ही सेक्शन रहता है, सिंपल लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर होते हैं, वो बहुत ही बेसिक होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। तो आप हल्के से शुरू कीजिए, एक झटके में ही खुद के ऊपर पूरा लोड मत ले कीजिए। तो एक तो आप इन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्व एग्जांपल्स पे जाइए। सॉल्व एग्जांपल्स पे क्यों जाइए? क्योंकि जब आपने इनको सॉल्व कर लिया है तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब आप आएंगे सॉल्व एग्जांपल्स पे। सॉल्व एग्जांपल्स में सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि यू हैव सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू, बट नो नीड टू सी इट अनटिल अनलेस आपको हद से ज़्यादा ज़रूरत हो देखने की। आप बिल्कुल स्टक हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है ऐसा जो आपको नहीं पता है, देन ओनली गो फॉर लुकिंग एट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। अदरवाइज आप जिस हद तक खुद से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए। फिर सॉल्व एग्जांपल जब आपके उस कॉन्सेप्ट के, उस टॉपिक के पूरे हो जाए, तब फिर आप जाइए अनसॉल्व में। आप समझिएगा फ्रेंड्स कि मैं अभी तक कहीं भी गेट का पेपर का, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ईएस के क्वेश्चंस का, किसी भी पेपर के क्वेश्चंस का मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गेट के क्वेश्चन के लेवल से कितना ऊपर जा चुके हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लेवल किस हद तक ऊपर हो चुका है कि अब गेट या ईएस के क्वेश्चन आर नन ऑफ द कंसर्न, वो तो ऐसे ही हो जाएंगे आपके लिए। देखिए, आप जब तक खुद खड़े होके ऊपर देखेंगे गेट के लिए, तब तक गेट हमेशा ऊपर ही रहेगा। जब आप अपना कद बढ़ा लेंगे ना, तो गेट हम अपने आप ही नीचे हो जाएगा। तो ऊपर देख के उछलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे गेट मिल जाए, मुझे गेट मिल जाए। अपना कद ऊंचा करने की ज़रूरत है। आप अपनी हाइट को ही गेट के लेवल से ऊपर कर दीजिए, अपने नॉलेज के लेवल को ही हाई कर दीजिए गेट के कंपैरिजन में। गेट तो ऐसे ही मजाक में निकल जाएगा। मैं हमेशा एक मैच्योरिटी की, एक सेचुरेशन लेवल की बात करता हूँ पढ़ाई में। जिस दिन वो अचीव हो गई, आपके हर पेपर फ्रेंड्स निकलेंगे। सो बैक टू द प्रैक्टिस स्ट्रेटजी फ्रेंड्स। ये तो बात हुई कि आप अभी तक सिर्फ बुक में है, ये तीनों चीज़ें आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड करेंगी। बहुत सिंपल है, सीखना बहुत सिंपल है, बशर्ते आपके अंदर डेडिकेशन हो कि मुझे सीखना है, एनी हाउ सीखना है। उसके अलावा आपके सामने कोई दूसरा टॉपिक या कोई दूसरा प्रेफरेंस पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आती है, जब आपने अनसॉल्व सॉल्व कर लिया है, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपकी ईएस के कन्वेंशनल का काम हो गया है। और ये चीज़ ऐसी है जो साइकिल में रिपीट होगी। आपने ये लगा लिया, देन ये, अब फिर अपने नया टॉपिक पढ़ा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से करके आप साइकिल बाय साइकिल पढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए। ये तो हुआ
कि आपका कॉन्फिडेंस अब अनसॉल्व लेवल तक आके आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इतना हाई हो जाएगा कि आप गेट के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकेंगे। अब मैं लिखना चाहूँगा कि अब आप गेट के प्रीवियस ईयर देखिए। जब आप इस लेवल पे आके गेट पे जाएंगे तो ट्रस्ट में फ्रेंड्स, आपको गेट इतना मजाक लगेगा ना, आप खुद पे हंसेंगे कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन है और आपसे पेपर में नहीं बना था। इट हैपन्स, इट हैपेंड एक्चुअली। एक बार बस लेवल ऊपर करने की ज़रूरत है, उसके बाद हर चीज़ मजाक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने स्ट्रीम के एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट का मतलब होता है द वन हु नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट हिज और हर स्ट्रीम। एक्सपर्ट हम यूं ही किसी को नहीं बोलते। अब इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ईएससी के पहले ऑब्जेक्टिव पे जाइए और फिर कन्वेंशनल पे जाइए। रीजन इज ऑब्जेक्टिव गेट का अप्रोच है, कन्वेंशनल ईएस का अप्रोच है। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जितना मैंने इस वक्त यहाँ लिखा है 7 पॉइंट्स में, अगर आपने इतना कर लिया तो आप ना ईएस के क्वेश्चंस के घबराने की ज़रूरत है आपको ना। आप गेट से घबराइए, ना आप किसी पीएसयू टेक्निकल पेपर से घबराइए, किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि आपने बेसिक्स पढ़े हैं तो ये लीजिए, आपने बेसिक्स भी पढ़े हैं, आपने बेसिक्स क्वेश्चंस भी लगाए हैं। अगर किसी ने आपसे कहा कि आपने गेट प्रीवियस ईयर किया तो ये देखिए आपने गेट प्रीवियस ईयर भी किया है। कोई आपसे कहे आपको ईएस के पेपर में अपेयर होना है, आपको कन्वेंशनल की प्रैक्टिस है, ये देखिए कन्वेंशनल, ये देखिए कन्वेंशनल और ये देखिए कन्वेंशनल। हो गई 3 जगह आपने कन्वेंशनल की तैयारी की। गेट प्रीवियस ईयर से आपने ऑब्जेक्टिव की, यहाँ से ऑब्जेक्टिव की और इस जगह से ऑब्जेक्टिव की आपने तैयारी की। आप वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि यार इतना सारा है ये, आप एक बार करना तो शुरू करिए। आपके पास टाइम सफिशिएंट है, हो जाएगा। बस आपको ज़रूरत है तो अलर्ट रहने की, टॉपिक पे काफ़ी सोच समझ के टाइम इन्वेस्ट करने की। मैंने पिछली वीडियो में जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि हाउ टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस को किस तरह से चेक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस की। वैसे चलिए, जो आपकी प्रैक्टिस है वो आप इस तरीके से करिए और फिर आप देखिए कि आप में कितना चेंज आया। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बार जब हम इतना सब कर लेते हैं ना तो वो जो मैच्योरिटी वाली बात है वो डेवलप हो ही जाती है। आप कितना भी फेल्यूर हो, आपने कितने भी फेल्यूर देखे हो लाइफ में, कितनी भी बार फेल्यूर हो, डजेंट मैटर। एक बार आपने सही तरीका अपनाया ना, उसके बाद सारे फेल्यूर आपके एक्सपीरियंस बन जाएंगे और आपको एक नई स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे। फ्रेंड्स, ये तो हुआ इनिशियल फेज वाली बात। अब जो बीच के टाइम आएगा, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने की प्रैक्टिस थोड़ी रैपिड होती है क्योंकि उस टाइम तक आपके कॉन्सेप्ट का जो बिल्डिंग अप है वो, मतलब जो आपने सिलेबस प्लान किया है पढ़ने के लिए 12-13 सब्जेक्ट का, वो ऑलमोस्ट 75% ओवर हो चुका होगा उस टाइम तक, अक्टूबर तक। अगर अक्टूबर तक आपका सिलेबस इस तरह से ओवर हो रहा है तो पैरेलली आप एक और सिलेबस चला सकते हैं जो आपने सबसे पहली बार उठाया था, क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी, जब आप एक बार लग जाएंगे ना पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, तो आपका जो रिवीजन वाला टाइम है ना वो इतना इतना जल्दी बीतेगा, इतना जल्दी आपको पता नहीं चलेगा कि बीत गया और आपका पूरा सब सिलेबस एक बार और रिवाइज हो चुका है। बस ज़रूरी है तो इस चीज़ ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की कि जब आपकी फाउंडेशन पढ़ रही हो कॉन्सेप्ट्स की तो आप बहुत केयरफुल रहें, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, फोकस्ड रहें। जिस वक्त पढ़ना है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, कोई दूसरी बात नहीं फ्रेंड्स। फिर वो जो टाइम रहेगा जुलाई से लेके अक्टूबर तक का, उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें आपको रैपिड प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उस टाइम तक होपफुली अधिकतर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो अपने ऑनलाइन पेपर्स लॉन्च कर चुके होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके होते हैं, तो उसे भी हमें इंक्लूड करना है। और जब हम उसे इंक्लूड करेंगे तो दिन का 2 घंटा, 2.5 घंटा या 3 घंटा जो हमारे पास रहेंगे, 3 आवर्स, तो हमारे
ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको पेपर भी देना है, साथ में एनालाइज भी करना है। उस पेपर का एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अपियरिंग इन द पेपर। तो आपको वहाँ भी थोड़ा सा प्रैक्टिस को अपनी स्पीड अप करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम आएगा। अभी आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी टाइम इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप कॉन्सेप्ट बनाने बैठे हैं तो टाइम की इंपॉर्टेंस कब आएगी? जब आएगा सितंबर का महीना, क्योंकि अगर सितंबर के टाइम में ही मैंने बताया टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होती हैं, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। सिचुएशन है, हमें बदलना पड़ेगा, इट्स वेरी नेचुरल कि अब अभी टाइम है तो हम इस तरह से तैयारी करेंगे, जब वो टाइम आएगा तो हम किसी और तरीके से तैयारी करेंगे। अल्टीमेटली हमसे सवाल बनने चाहिए, अल्टीमेटली हमारा आंसर आना चाहिए, अल्टीमेटली हमें AIR रैंक चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई प्रैक्टिस फॉर द इनिशियल फेज की। अब मैंने एंड करके लिखा है अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये बहुत ही कॉमन डाउट है और बहुत ही बेसिक डाउट है, और इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर मैं बीच में लिख दूं कॉन्सेप्ट, तो आखिर कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट अगर मैं डिफाइन करूं अपने टर्म्स में, तो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स। मैं आपको हर जो भी लिखूंगा यहाँ पर उस चीज़ की मीनिंग समझाऊंगा। दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है मैकेनिक्स। मैं सब्जेक्ट मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लिटरल मीनिंग ऑफ मैकेनिक्स होती है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो फिफ्थ होता है वो है टाइम। फोर्थ जो टॉपिक है वो है टाइम। तो बस इतना सा है कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के पीछे की फिजिक्स आप समझ गए, उस कॉन्सेप्ट के पीछे जो कॉन्सेप्ट एक आइडिया होता है बेसिकली फ्रेंड्स, वो आइडिया होता है फिजिक्स के टर्म्स में। एक फिजिकल फिनोमेना है जो कॉन्सेप्ट है, उसको प्रूफ हम करते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स इज नथिंग बट अ टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विच इज ऑकरिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स, राइट? तो आपने कॉन्सेप्ट में लगने वाले फिजिकल सिचुएशन को समझ लिया, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, मैथमेटिक्स होती है, आपने उसे समझ लिया, या डेरिवेशन हम जिन्हें कहते हैं। आखिर हाउ दिस कॉन्सेप्ट इवॉल्व, क्योंकि आइडिया आना इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, आइडिया का प्रूव हो जाना, वेरीफाई हो जाना और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में एप्लीकेबल होना इज अ कॉन्सेप्ट। फिर मैकेनिक्स में आता है कि आखिर उस कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकली हो क्या रहा है। और टाइम, ये टॉपिक थोड़ा हट के है, क्योंकि आप जब कॉन्सेप्ट बनाने बैठेंगे तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। यू डोंट हैव अ कंप्लीट डे टू बिल्ड अ सिंगल कॉन्सेप्ट। यू हैव टू रीड फ्रॉम नंबर ऑफ प्लेसेस, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉन्सेप्ट को समझिए और आगे बढ़िए। एंड डोंट फॉरगेट टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी टॉपिक। जब आप मन लगा के पढ़ेंगे ना, एकदम डेडिकेटेड, जब आप समझ रहे होंगे कि आपके चारों तरफ जो टर्म्स हैं, फिजिकल टर्म्स हैं, वो उड़ रहे हैं, तो उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है, दैट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर आपसे कहा जाए कि किसी बीम में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे बीम्स और इन सब की भाषा समझ में आती है। तो अगर आपसे फॉर एग्जांपल कहा जाए कि एक बीम है, अगर उस बीम का बीम पे लगने वाला लोड बियॉन्ड उसके जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उससे ऊपर चला जाए, तो व्हाट विल हैपन? तो यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज दिस सीन कि उससे ज़्यादा हो रहा है, आखिर क्या हो रहा होगा। अच्छा, ये लोड ऐसा लग रहा है, ओके, दिस लोड इज एक्टिंग इन दिस ऑन दिस बीम इन दिस मैनर, एंड द गिवन कंडीशन इज दैट लोड इज दिस इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज मोर देन दैट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, देन व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट? आखिर क्यों, आखिर कैसे? ये सवाल कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अगर एंट्रोपी इज अ टॉपिक, देन एंट्रोपी को आप कितनी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हाउ, इन विच टर्म्स? मैं आपसे कह दूं ग्राउंड में खड़े होकर कि टेल मी द एंट्रोपी विद इन द ग्राउंड, तो आप समझा सको अगर वहाँ कोई मैच चल रहा है तो। बिकॉज वॉट बेसिकली इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, नथिंग एल्स, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो ये तो बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई जो आपको 6th-7th स्टैंडर्ड का भी बच्चा बता दे। आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना है, आप एंट्रोपी को कई तरीके से बता सको।
या कोई भी दूसरा टॉपिक है उसे आप अपने टर्म्स में जब 3 से 4 वर्जन्स में बता सको तो आप समझ लेना कि आपको फील आ गई कॉन्सेप्ट की, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। हम हमेशा कहते हैं कि फॉर एनी प्रोसेस जो एंट्रोपी चेंज है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो ओवरऑल कि डेल एस यूनिवर्स इज नेवर एवर लेस देन जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये चीज़ समझ लेना, उस चीज़ को सोचते सोचते उसके डेप्थ पे चले जाना और तुरंत ही बाहर आ जाना, क्योंकि हमें वहाँ डूबे नहीं रहना है। उतना समझिए, मैक्रो लेवल पे काम कीजिए जितना कि आपके आने वाले पेपर्स पूछते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, की कॉन्सेप्ट को लेके पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, टाइम देने की ज़रूरत है। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट में आप अगर जल्दीबाजी करते बैठेंगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए और बस धीरे धीरे चलते रहिए। इस रुकना नहीं है, भागना नहीं है, चलते रहिए बस। कीप वॉकिंग। हर चीज़ को गैदर करिए, लगाइए। अगर कहीं डाउट आता है आपको तो आप पूछिए बिल्कुल। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सर पे रख के, डाउट को सर पे रख के घूमने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके हर चीज़ को क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए। और मैं मुझसे कई लोगों ने कहा कि इससे टाइम टेबल बताइए। तो फ्रेंड्स, टाइम टेबल आप खुद को जानते हैं, खुद के लाइफ शेड्यूल को जानते हैं, खुद की दिन भर की हैपनिंग को जानते हैं, वो आप खुद बनाइए, क्योंकि आप बना सकते हैं। इंसान का एक्चुअली हम इतने शांत हो जाते हैं, हम इतने शून्य हो जाते हैं कि हम सोचना बंद कर देते हैं। आप सोचना कभी मत छोड़िए। एक्चुअली ये सब जो मैं बता रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है, आपको एक्सपीरियंस का बेनिफिट दे रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन आप ये आदत ज़रूर डालिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो यू शुड बी कैपेबल ऑफ मेकिंग योर ओन स्ट्रेटजी। आप हमेशा किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहिए। हमेशा आप खुद पे डिपेंडेंट रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही वो शख्स हैं, आप ही वो इंसान है जो कि पेपर देने जाएगा। तो अगर आपको आदत किसी इंसान की, किसी बात की, किसी स्ट्रेटजी की हो गई कि वो वहाँ से आएगा, तो फिर अगर बाई चांस वो नहीं आया, देन व्हाट विल यू डू? तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को आप सोचिए। ये जो मैंने प्रैक्टिस इनिशियल फेज़ का मैंने जो कुछ बातें सजेस्ट की आपको, आप उसे आज़मा के देखिए। होपफुली बहुत जल्दी हम अपना नया वीडियो डालेंगे। और जो द रिवीजन स्ट्रेटजी मैंने यहाँ लिख रखा है वो तब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और हम अगले फेज़ ऑफ प्रैक्टिस में जा रहे होंगे, तब आएगी रिवीजन की बात। अभी सिर्फ दो चीज़ की बात है, कॉन्सेप्ट समझना, प्रैक्टिस करना। तो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग टाइम एज वेल एज। आप मन लगा के पढ़िए, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए और समझ के पढ़िए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। So thanks for watching the video and good luck friends.